तो आप सबों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोर और ये पार्ट 2 है। दरअसल हम लोग आज एक अलग तरीके से शुरू करेंगे, क्वेश्चन वाइज। और क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में दो टर्म है, क्वांटिटी अकाउंट, एक वैल्यू अकाउंट, और दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों अलग अलग क्यों रखे गए हैं। और अगला सवाल है कि इशू रेट क्या है, स्टोरेज चार्जेस क्या है और हैंडलिंग एंड इंसिडेंटल चार्जेस क्या है। तीसरा सवाल है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट, हालांकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया एडजस्ट, ठीक है, फिर भी हम लोग दोनों के टर्म से समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को स्टॉक में कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इन 3 सवालों से हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉक अकाउंट में क्वांटिटी अकाउंट और क्वालिटी अकाउंट कैसे समझा जाए या है क्या, और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे इशू रेट, स्टोरेज चार्ज और इंसिडेंटल चार्ज को क्या कहीं और पढ़ा है, याद कीजिए। चैप्टर 2 में आप लोगों ने देखा है इसको, इशू रेट को, स्टोरेज चार्ज को, इंसिडेंटल चार्ज को देखा है कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब आप स्टॉक को यूज करते हैं तो क्या इससे आपको प्रॉफिट होता है, लॉस तो हो सकता है, बहुत आसान सी चीज है, कोई चीज बर्बाद हो गई, चोरी हो गई, किसी भी तरह का मामला बना, लॉस तो बहुत इजीली पॉसिबल है। लेकिन क्या आपको प्रॉफिट होता है, क्या आप स्टॉक को बेचते हैं और उससे आपको मुनाफा कमाते हैं, और अगर कमाते हैं तो वो मुनाफा रखते कहाँ है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी तो है नहीं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये तो एक तरह का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सॉरी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एमपी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, एमओ, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट तो आपको अगर स्टॉक रखती है तो उससे कुछ प्रॉफिट होता है, यस। अगर होता है तो उसकी बुकिंग कहाँ करेंगे, इन सब चीजों पर आज हम लोग पारी पारी से चर्चा करेंगे, ठीक। और सबसे मजेदार जो हमारा स्टाइल है वो ये है, जो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, कि हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ फॉर्म्स देखा था पिछली बार, और हम लोगों ने ये देखा था कि ये सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 1 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 6 तक हम लोगों ने चैप्टर 6 में देखा था। फॉर्म 7 से हम लोगों ने चैप्टर 7 में स्टार्ट किया था, और पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्म 12 तक गए थे। हम लोग आज फिर इस चैप्टर में फॉर्म 7 से स्टार्ट करेंगे रिवीजन पर्पस के लिए, और इससे ये वीडियो थोड़ा और ज्यादा कैची और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, मैंने इसको अलग से नोटबुक में लिख लिया है तो मुझे याद रहेगा, राइट। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मैं ये फॉर्म लिखने वाला हूं, आप लोग केवल कीवर्ड्स बताते जाइएगा, राइट। जिनको जिनको याद है जरूर एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीपीडब्ल्यूए 7, 8, 9, ना रुक जाइए, 7A, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, ठीक है, 13, 14, 15, इसके अलावा भी है, बिल्कुल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 13 तक ही लेते हैं, ठीक है, फिर 14, 15 इधर ले लेंगे इस साइड में। सीपीडब्ल्यूए 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। क्यों इस साइड में मैंने 13 तक क्यों लिया, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इतने ही देखे थे फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, फॉर्म 7 क्या है? इंडेंट 5 कॉपीज में, और 7A बिल्कुल सही। जबकि याद कीजिए कि जो मैंने लिस्ट शेयर किया है उसमें से ये फॉर्म 7A गायब है, जबकि फॉर्म 7A एग्जिस्ट करता है, ठीक। फॉर्म 8 क्या है? बिन कार्ड, और 8A जीआर, है ना। और ये क्या है? 9, समरी ऑफ स्टॉक ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। 10 क्या है? समरी ऑफ इंडेंट, समरी ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड। 11 क्या है? 11 है,
हाफ ईयरली रिटर्न। पीएसएल तो 12 है। क्या क्या क्या? हाँ PSL 12 हाफ ईयरली रिटर्न। हाँ हाँ, हाफ ईयरली रिटर्न, राइट राइट, क्वार्टरली नहीं है ये, हाफ ईयरली है। तो हाफ को हम 1/2 कर देते हैं, ईयरली रिटर्न है ना। चलिए, पीएसएल प्राइस स्टोर लेजर। हाँ ठीक है, 12A क्या है? 12A भैया इसका है, 8A का 8A का 12A रजिस्टर है ना, रजिस्टर ऑफ जीआरएस। और 12B किसका है? 8 का 12B बिल बिल कार्ड। कार्ड का रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ बिल बिन कार्ड कार्ड। और 13 क्या है? ये प्लांट एंड मशीन का कुछ है सर, प्लांट टूल्स एंड प्लांट का। हाँ टीएनपी रिसीव सीट। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, है ना। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोगों को भी मजा आया होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने मजा आता ही है। इससे भी मजा आ गया होगा कि आप लोग को याद है और बिना मेहनत किए, इसके लिए अलग से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बाकी फॉर्म्स भी, और शुरू एंड तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी फॉर्म आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आता चला जाएगा, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि ये सब क्या है। अब ये हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो याद कीजिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्वांटिटी अकाउंट और वैल्यू अकाउंट, ही ना है कि नहीं? तो पहले हम क्वांटिटी अकाउंट को समझेंगे। देखिए, आपका जो भी ये लिखा हुआ है इंडेंट, राइट, जीआरएस, तो हम एक ऐसे, देखिए, फॉर्म्स के सीक्वेंस में नहीं समझते हैं। हमको मटेरियल मिलता है तो सबसे पहले हम कहां डाल देते हैं? गुड रिसीव सीट में डालते ही नहीं डालते हैं? यस सर। ब्रैकेट में हम उसका फॉर्म नंबर डालते जाएंगे, राइट। तो हर जगह सुनिए, मैं एक बात बताता हूं आपको। जब मैं 10वीं क्लास में था ना, तो मैंने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं किया। इसका तरीका मैंने क्या अपनाया कि मैं हर क्वेश्चन को जितनी बार सॉल्व करता था वो फॉर्मूला लिखता था। जबकि मुझे फॉर्मूला इतनी बार यूज करने के बाद याद हो गया था, पर फिर भी मैंने कभी भी उसको लिखना छोड़ा नहीं। इट वॉज बाय माई हैबिट। तो अगर मान लीजिए कि a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है, तो मैंने इतनी बार लिख लिया कि एग्जाम देने के 20 साल के बाद भी मुझे याद है। नॉट बिकॉज ऑफ आई रिमेंबर दैट, इसका मतलब मैंने कि उसको रटा नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने उसको अपने जेहन में अच्छे से उतार लिया। तो अपन क्या करेंगे कि जो भी लिखेंगे उसमें केवल फॉर्म नंबर डालते चले जाएंगे, है ना। तो गुड रिसीव सीट जो होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं और उसके बाद में उसकी एंट्री करते हैं बिन कार्ड में, है ना। 8 है कि नहीं? हाँ, और बिन कार्ड में एंट्री करते हैं, गुड रिसीव सीट में एंट्री, गुड रिसीव सीट में लेते हैं। ठीक है, तो गुड रिसीव सीट के बारे में आपका बुक आप लोग खोल लीजिए और आपके बुक के जिस पारा को मैं रेफर कर रहा हूं आप लोग उसको देखिएगा। खोलिए आप लोगों ने। यस सर। है ना। तो गुड रिसीव सीट के बारे में लिखा हुआ है कि आपका जो गुड रिसीव सीट होता है वो वेटमेंट, मेजरमेंट, ठीक है, ये 7.2.5 में लिखा हुआ मिलेगा। कहां मिलेगा? 7.2.5 में। इसके बारे में क्या लिखा रहा है कि इसमें वेटमेंट, मेजरमेंट, ठीक है, और थर्ड जो लिखा हुआ है वह डिटेल काउंट। ठीक है, ये 3 चीजें लिखी रहती हैं गुड रिसीव सीट में। वेटमेंट का मतलब उसका वजन क्या है, मेजरमेंट का मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है, और डिटेल काउंट का मतलब कितने उसमें आइटम है। ठीक है, जबकि बिन कार्ड में आपका ये सब वेटमेंट, मेजरमेंट नहीं आता है, उसमें आपका केवल और केवल नंबर एंड क्वांटिटी रिसीव्ड आता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल नंबर और क्वांटिटी, और क्वांटिटी। अब आप देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटी अकाउंट। ठीक है, यहां से आप लोग उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो जीआरएस, जीआरएस के आधार पे बिन कार्ड, बिन कार्ड में टोटल नंबर और क्वांटिटी, और इसमें क्या क्या है? वेटमेंट, मेजरमेंट और डिटेल काउंट। ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपके एमसीक्यू में ऑप्शन बन करके सामने आएंगे, और यही सब ऑप्शन रहेंगे। इसी में से कोई एक ऑप्शन अलग होगा जिसको कि आपको स्ट्राइक आउट कर देना है, निकाल के बाहर कर देना है। यहां तक मामला समझ में आ गया है ना। अब आप देखिए Yes, sir. हम लोगों ने कौन सा देखा? 8A और 8 देखा, राइट। अच्छा, हम लोगों ने अब इशू के बारे में जानना है जो कि हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था। वो क्या है वो देख लीजिए, इंडेंट। और अच्छा, जीआरएफ
8A और GRS रजिस्टर जो होता है वो 12A। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि GRS रजिस्टर जो होता है उसमें आपका GRS का नंबर चढ़ता है ना, शीट का नंबर चढ़ता है कि नहीं। और ये जो रजिस्टर होता है वो प्रिंटेड होता है 12A, है कि नहीं। और GRS जो Yes, बनता है sir. ट्रिप्लिकेट में बनता है, ये तो आपको पता ही होगा, Yes, sir. है ना। ये सब रिवीजन के लिए था, ये आप लोगों को पता था। इंडेंट के बारे में शुरू करते हैं। इंडेंट के बारे में आप लोग केवल इतना ही जानते हैं कि ये एक फॉर्म 7 में यूज होता है, राइट। और रजिस्टर ऑफ इंडेंट जो होता है 7A. 12B होता है, 7 होता है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 12B तो सर रजिस्टर ऑफ बिन कार्ड आई थिंक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। और ये क्वांटुप्लिकेट में होता है, ये तो पता ही होगा। यस, 5 कॉपीज। हाँ, धन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना वो यहीं से शुरू होता है। और वो कंफ्यूजन क्या है कि क्वांटुप्लिकेट में जब यूज किया जाता है तो इसकी 5 कॉपियां कौन सी किसको किसको जाती है, कैसे इन पांचों कॉपियों का इस्तेमाल किया जाता है, ये एमसीक्यू में पूछा भी गया है। और जो सुबह सुबह जो डिस्कशन होता है ना उसमें सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन पे लोग अटक जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा, और सबका मैं रेफरेंस देता चला जाऊंगा। इसमें से आपको ये जानना होगा कि एक डिवीजन इंडेंटिंग डिवीजन कहलाएगा, ठीक है, इंडेंटिंग डिवीजन, और एक डिवीजन को कहा गया है सप्लाइंग डिवीजन। और ये एग्जांपल है, ठीक है। अब ये कहिएगा कि सप्लाई तो आप सप्लायर से भी ले सकते हैं, जी नहीं, सप्लायर से जब ले रहे होंगे उसमें स्टॉक वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। स्टॉक वर्ड तभी यूज होगा जब वो हमारे पास पहुंच चुका होगा, हमारे गोडाउन या यार्ड में आ गया होगा, है ना। तो इंडेंटिंग डिवीजन क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा, स्टॉक इसके पास में, स्टॉक किसके पास में होगा, सप्लाइंग डिवीजन के पास में। और इंडेंटिंग डिवीजन ही जो इशू करेगा, इंडेंट यहां से इशू होगा, ठीक है, 5 कॉपीज में। और मजेदार बात है कि 5th कॉपी ऑफिस कॉपी होगा, ठीक है। और रेस्ट 4 कॉपी जो जाएगा वो यहां जाएगा, किसके पास, सप्लाइंग डिवीजन के पास, ठीक है। पर एक्चुअल में डिवीजन के पास नहीं गया है, ये सीधे गया है स्टोर के पास में, ठीक है। तो अभी क्या है, Yes, डिवीजन के पास हम नहीं भेज रहे हैं, हाँ, डिवीजन के नीचे में स्टोर है, ठीक है। तो 4 कॉपीज गया है स्टोर के पास में, किसके पास गया है, स्टोर के पास। और स्टोर में जो ऑथराइज उस वक्त है, स्टोर कीपर या सेक्शन ऑफिसर, यही दोनों में से कोई एक ऑथराइज होता है। ये तो आप लोग सर वॉइस पहले का को इशू आ रहा है। अपने कॉपी ऑफिस कॉपी किसकी होगी, इंडेंटिंग डिवीजन की। सप्लाइंग डिवीजन में स्टोर्स के पास 4 कॉपियां पहुंचेंगी, ठीक है। और 4 कॉपियों में से फर्स्ट कॉपी ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कॉपी ये अपने पास रख लेगा, सेकेंड कॉपी जो है उसमें रिसीविंग दे करके वापस भेज देगा किसको, इंडेंटिंग डिवीजन को, ठीक है। अब बताइए इंडेंटिंग डिवीजन के पास में कुल कितनी कॉपी है, 2 कॉपी। अभी 2 कौन सी बड़ी कौन हुई, सी, 5th एंड हाँ, 2nd। पांचवी कॉपी और सेकेंड कॉपी, है ना। और सेकेंड कॉपी क्यों आई है, ये दरअसल कुछ नहीं है, रिसीविंग है। इन्होंने बताया हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल है जो हम आपको दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने क्या हुआ कि आपके इंडेंट की कॉपी रिसीव कर ली है, और रिसीव करने के बाद में इनके पास में आ गई है ना। तीसरी और चौथी कॉपी ये भेज देगा डिवीजन में, 3rd एंड 4th कॉपी कौन भेजेगा, स्टोर, किसके पास भेजेगा, सप्लाइंग डिवीजन के पास, ठीक है। सप्लाई किसने किया है, स्टोर ने किया है, ठीक है, लेकिन ये सप्लाइंग डिवीजन के पास भेजेगा, क्लियर। 3rd कॉपी सप्लाइंग डिवीजन अपने पास में रख लेगा, और इसी 3rd कॉपी के आधार पे उसको क्या भरना है, PSL, प्राइस स्टोर लेजर, है ना। Ledger. और 3rd कॉपी में भी प्राइस स्टोर लेजर भरने से पहले उसको समरी ऑफ इंडेंट फॉर्म 10 भरना होगा, क्लियर है। यस सर।
यस सर। तो ये थर्ड कॉपी के आधार पे वो क्या भरेगा, फॉर्म 10 और फॉर्म 12। ठीक है, अब ये थर्ड कॉपी जो है उसके आधार पे भरेगा फॉर्म 10 और वह समरी ऑफ इंडेंट। ठीक है, और फॉर्म 12 प्राइस्ड स्टोर लेजर। क्लियर हुआ? और सर। पता है फोर्थ कॉपी को पेमेंट के लिए क्लेम करने के लिए वापस भेज देगा इसके पास। फोर्थ कॉपी, ठीक है, क्या क्लेम करने के लिए, पेमेंट क्लेम करने के लिए। क्लियर हुआ है या ना, बताइए। यस सर। तो अब बताइए हाँ, कि इंडेंटिंग डिवीजन के पास में, इंडेंटिंग डिवीजन के पास में कौन सी कॉपी रही, पांचवी कॉपी जो उसने खुद रखी, दूसरी कॉपी जो स्टोर ने भेजी रिसीविंग के तौर पे। ठीक है, तीसरी चौथी कॉपी में तीसरी कॉपी तो स्टोर ने खुद, डिवीजन ने खुद रखी और उसके आधार पे समरी ऑफ इंडेंट, और समरी ऑफ इंडेंट के आधार पे पीएसएल बनाया। और फोर्थ कॉपी जो है, मैंने गलत मार्क कर दिया है, ये रहा फोर्थ कॉपी वापस चला गया किसके पास में, इंडेंटिंग डिवीजन के पास में। क्या करने के लिए, पेमेंट क्लेम करने के लिए। तो अब इंडेंट के पांचों कॉपियों का रहस्य खुला, पर्दाफाश हुआ। यस सर। हाँ, पर्दाफाश हो गया। अब अभी देखिए, शुरुआत में मैंने बताया ना कि मैंने बहुत मेहनत की है। यस एक सर। बार मोटे तौर पर बताइए ना, क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से मोटे तौर पर बताइए। मतलब हाँ, फिर से बता देता हूँ। इंडेंट आपकी 5 कॉपियों में है, क्लियर। जी। पांचों कॉपियों को बनाया है इंडेंटिंग डिवीजन ने, उसने नहीं, जिसके पास स्टॉक है उसने नहीं बनाया है। ओके। फॉर्म वही है, ठीक है। इंडेंट का जो फॉर्म है, अरे भाई कौन सा फॉर्म इंडेंट का, फॉर्म 7। ठीक है, इंडेंट फॉर्म 7 में, लेकिन बनाया किसने, इंडेंटिंग डिवीजन, ये अलग है। क्लियर? और इंडेंटिंग डिवीजन ने पांचवी कॉपी अपने पास रखी, 1 2 3 4 कॉपियां भेजी स्टोर के पास, सप्लाइंग डिवीजन के नीचे में जो स्टोर है उसके पास। ठीक है, 4 राइट? कॉपी है इसका। ठीक है। हाँ, स्टोर ने पहली कॉपी रखी, स्टोर रिटेन्ड फर्स्ट कॉपी। ओके। स्टोर रिटेन्ड फर्स्ट कॉपी। ठीक है, एंड सेकेंड कॉपी रिटर्न्ड, ठीक है, एज रिसीविंग। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ सर, बिल्कुल। फिर थर्ड और फोर्थ कॉपी उसने भेज दी डिवीजन को, क्योंकि पेमेंट इसी को करना है या लेना है, जो भी करना होगा, है ना। ठीक है, जब सप्लाइंग डिवीजन जो कि सप्लाई करेगा, क्योंकि ऑर्डर सप्लाइंग डिवीजन को ही देना ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, बिल्कुल। जी जी। तो वो क्या करेगा कि तीसरी कॉपी के आधार पे समरी ऑफ इंडेंट बनाएगा और प्राइस स्टोर लेजर में इशू चढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है जी। और फोर्थ कॉपी चलेगी, और इशू करेगा आइटम। हाँ, इशू करेगा आइटम, तो पेमेंटवा तो लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो पेमेंटवा लेने के लिए चौथा कॉपी भेज देगा वापस से इंडेंटिंग डिवीजन को। तो अब आप ही बताइए कि इंडेंटिंग डिवीजन के पास में कौन से नंबर की कॉपी आई? 5 to 4। सेकंड। 5 और 4। हाँ, ठीक, 5 to 4। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे याद नहीं करने का। मैडम का तरीका बिल्कुल सही है, 1 2 का 4 देना, यहाँ पे 5 2 का 4 हो जाएगा। हाँ, 524 मैथमेटिकल कोई स्क्वायर डिजिट भी है सर, इसको 524 ही याद रखिए। इसी ऑर्डर में ये आती है इनके पास में, सबसे पहले 5 रहती है, फिर सेकंड आती है, फिर 4 आती है। हाँ, पर उसका और मजेदार है ना, जैसे अनिल कपूर का गाना है 1 2 का 4, वैसे ये 5 2 का 4 हो जाएगा। और क्या 5 2 का 4। ठीक है, 5 ऑफिस कॉपी, 2 हो गया रिसीविंग और 4 हो गया पेमेंट क्लेम, है ना। ठीक है। यस सर। चलिए, अब क्लियर हो गया। इसमें से एक बहुत मस्त बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिएगा, आपको ये तो पता ही है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग होती है वो आपका स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक का मामला है ना, तो आपका स्टॉक हेड में होगा कि नहीं, स्टॉक सब हेड में।
ये सर डेफिनेटली होगा। हाँ, और स्टॉक जो होगा किस माइनर हेड के अंदर में आता है? 799 के। क्लियर है? और 799 जो माइनर हेड है, किसी भी वर्किंग डिवीजन के जो भी वो मेजर हेड ऑपरेट करता है, 2059 कर ले पीडब्ल्यूडी के मामले में, रोड के मामले में 305 कर ले, जिस भी वो पीडब्ल्यू मेजर हेड को ऑपरेट करता है, 799 किसी भी मेजर हेड के अंदर में यूज किया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2059 के अंडर में यूज किया जा सकता है, ये तो सही है जो आप कंफर्म है। क्या 0059 के अंडर में यूज किया जा सकता है? रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीट में कैसे यूज करेंगे? हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, जवाब दीजिए। मतलब फॉल्स। वाई? यस रिटर्न आएगा तब ना, रिटर्न आएगा तो यस। नहीं रिटर्न अरे बाबा आएगा, ना, रिसीट नहीं ये है, नहीं, 0059 के अंडर में ये वाला होगा। ये किसी भी हाल में 0059 के अंडर में माने रिसीट के हेड में 799 माइनर हेड ऑपरेट नहीं होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर, लेकिन सर इसका कारण क्या बोले? नहीं क्यों नहीं सर? कोई बात नहीं। कारण 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 नहीं बता पाएंगे, इतना रिसर्च नहीं किए हैं इसमें। पीएचडी का कोई अगर स्कोप होगा तब हम करके बताएंगे आपको। खैर, मेरा भी वो मैटर नहीं है। मेरा मैटर क्या, तो सुनिए। बुकिंग कहां करेंगे? ठीक है, तो बुकिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको दो स्कोप बनता है। पहला, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया है, ठीक है, किसका? जीआरएस में, मतलब आइटम रिसीव्ड, ठीक है, एंड पेड, है ना? तो पे जब आप करेंगे, आइटम रिसीव और पे करेंगे आप, तो आपको स्टॉक में ही पे करना होगा, ये तो आपको पता ही है ना? तो 2059 00 799 स्टॉक। क्लियर है? लेकिन आइटम सप्लाइड और फिर मटेरियल आपको पैसा लेना है कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है। जब आप आइटम किसी को सप्लाई कर देते हैं ना, उस समय में आपका वो स्टॉक में जो था वहां से वो, तो अगर आपने वहां पे डेबिट किया था, ठीक है, तो वहां क्रेडिट दे देंगे आप डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 0059 में नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है ना, आपका स्टॉक से ही वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपका स्टॉक से आया, स्टॉक से गया। ठीक है, तो आपने क्या किया था कि जब आपने खर्च किया था, मैंने आइटम रिसीव किया एंड पेड, तो ये खर्च है कि नहीं? तब आपने इसको क्या किया था? डेबिट किया था कि नहीं किया था? यस सर, है ना? तो जब आप आइटम इश्यू करेंगे ना, ठीक है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, लेकिन आपको पैसा तो मिल गया ना, तो पैसा को तो कहीं ना कहीं डालना होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यहाँ क्रेडिट नहीं होगा ये। ठीक है, ये होगा माइनस डेबिट, और जो क्रेडिट होगा वो आपका कंसर्न मेजर हेड में होगा। मतलब कि आपका 2059 का जो फंक्शनल मेजर हेड होता है, माइनर हेड होता है, उसमें आपका स्टॉक का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे केवल स्टॉक नहीं होता है, इसका स्टॉक का अपना डिटेल हेड भी होता है। ये तो सब हेड है, इसका अपना अपना डिटेल हेड होता है, हर एक आइटम का डिटेल्ड हेड। ठीक है, खैर, तो मैं ये क्या कह रहा हूं कि जब आपने किसी दूसरे डिवीजन को सप्लाई किया और वहां से आपको पेमेंट मिला है, तो ये स्टॉक वाला मामला फिर नहीं रह जाएगा, आपका कंसर्न रेवेन्यू रिसीट के तौर पर ट्रीट होगा। 2059, ठीक है, 00 और एक 800 का माइनर हेड है जिसको कहा जाता है अदर रिसीट। समझ गए? हेलो, ये सर लास्ट वाला दोबारा बताना है, क्या समझाना चाह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, देखिए, आपने स्टॉक किसी को दिया तो बदले में पैसा मिला, तो आपका रेवेन्यू रिसीट होगा ना? समझ गए? अगर आप अपने ही काम में खर्च करते हैं तो उसको कहा जाता है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझिएगा, आपका काम है 100 रुपया, ठीक,
100 रुपया का एस्टिमेट बनाया और फिर आपने कहा कि नहीं तो हम तो अपना 2 रुपया का जो स्टॉक है उसको घुसाएंगे, तो अब आपका खर्चा जो है वो 100 का नहीं रहा, 98 का रहा। ठीक है, हाँ, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। सर आवाज नहीं आई, ऑडियो आवाज नहीं आई। हो रहा है वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर थोड़ा। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, जैसे आपने अपना स्टॉक किसी दूसरे डिवीजन को दे दिया तो वो आपके काम में तो खर्च नहीं हुआ, हाँ, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो आपको पैसा मिला ना जी। हम्म। तो पैसा मिला तो आपको कहीं ना कहीं तो उसको बुक करना होगा ना, कहीं अकाउंट फॉर करना होगा ना। यस सर। तो कहाँ कीजिएगा, 0059 में मैंने पहले 2059 लिख दिया था और बोल दिया था 0059 में 00800 अदर रिसीट। और मजेदार बात यह है कि जैसे 799 यूनिवर्सल हेड है ना सस्पेंस के लिए, वैसे 800 यूनिवर्सल हेड है, समझे। वो इस अच्छा 799 तो रिसीट में यूज नहीं होता है, लेकिन 800 जो है वो रिसीट में भी यूज होता है और एक्सपेंडिचर में भी, यानी कि 2059 00800 अदर एक्सपेंडिचर, समझे। हमको लगा पहले कंफ्यूजन कि भैया ये तो गड़बड़ मामला है, लेकिन हमने चेक किया और 800 जब 0059 में यूज होगा तो अदर रिसीट कहलाएगा, 800 जब 2059 में यूज होगा तब अदर एक्सपेंडिचर कहलाएगा। पर ये यूज होता है दोनों में, रिसीट में भी और एक्सपेंडिचर में भी। तो पैसा कहाँ रखिएगा, 0059 00800 अदर रिसीट में। क्लियर हुआ? ओके ओके, यानी 800 है वो सिर्फ रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर दोनों में होता है, जबकि 79 है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है ना सर। बस बस बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हो सकता है। हाँ, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिसीट होगा को छोड़ के सब जगह, रेवेन्यू रिसीट को छोड़ के सब जगह ना। पर सभी जगह नहीं, केवल पीडब्ल्यूडी जो हेड ऑपरेट करती है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे जैसे अपना ऑडिट वाला है, ठीक है, तो 2016 है ना अपना, तो हम लोग हाँ। 799 यूज नहीं करते, बेशक वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, लेकिन हम लोग यूज नहीं करेंगे 799, ठीक है। चलिए, ये तो तब ना है जी जब आपने उसको दिया सामान और आपको पैसा मिल गया, लेकिन अगर आपको 1 महीना के अंदर पैसा नहीं मिला तब आप तो सर एमडब्ल्यू में होंगे पैसा नहीं मिला। है क्या नहीं, कुछ नहीं। भैया, अगर आपको 1 महीना पैसा नहीं मिला ना तो 799 के अंदर में 3 गो है ना, एगो है स्टॉक, एगो है MWA और एगो है वर्कशॉप। तो इसमें ना डाल दीजिएगा MWA में। सेल्स ऑन क्रेडिट में, याद है? किसमें सर, किसमें? MWA पार्ट 1 में। MWA पार्ट 1 क्या है? अच्छा, सेल्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। डिपॉजिट अदर देन सबऑर्डिनेट। नहीं, ये तो आदमी महाराज, ये MWA हम पढ़ा रहे हैं और आप कहाँ 8443 में घुस गए? सॉरी हाँ सर, सिविल डिपॉजिट में। सॉरी सर एक बात है। हाँ बोलिए ना। आप जो बोले थे ना क्रेडिट, सस्पेंस में क्रेडिट लिखा हुआ है लेकिन स्टॉक जब हम लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि 0059 के नीचे में नहीं होगा। ओके। हाँ, रिसीट में ही तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंडिचर में तो डेबिट ही होगा, है ना सर। हाँ, लेकिन 0059 के अंडर में 799 ऑपरेट नहीं होता है। ओके। ये आपका एक तरह का खर्चा ना है। सुनिए, सेल्स ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, आपका खर्चा है कि आमदनी? ये तो आमदनी है ना सर, सेल्स ऑन क्रेडिट। गजब हालत है, सेल्स ऑन क्रेडिट आपकी आमदनी है। मतलब हमको पैसा मिलने वाला है। मिलने वाला वही की बात कीजिए। अभी प्रेजेंट में क्या है आपका? अभी तो एक्सपेंडिचर है। अभी तो हाँ, अभी आपका खर्चा ही है।
आप जो देख लीजिए, सुनिए, आप MWA का चारों पार्ट खोल के देखिए, ठीक है, सब का सब खर्चा है। ये क्या है? ये है एक्सपेंडिचर एक्सेस डिपॉजिट रिसीव्ड, ये ना है एक्सपेंडिचर एक्सेस डिपॉजिट, माने 100 रुपया का डिपॉजिट किया था और 110 का खर्चा कर दिया, समझे? तो 10 रुपया एक्सेस हो गया। ये 10 रुपया क्या है, खर्चा है कि आमदनी? एक्सपेंडिचर, खर्चा है ना। अच्छा, तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है आपका लॉस रिट्रेंचमेंट एरर, लॉस रिट्रेंचमेंट एरर, ठीक है। इसका मतलब 100 का आइटम था, अब 90 का ही दिख रहा है, तो 10 रुपया का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये खर्चा है कि आमदनी? ये भी एक्सपेंडिचर है। इसीलिए कह रहा हूं ना, 799 का आप कुछ भी पकड़ लीजिए, हर चीज खर्चे खर्चा है, आमदनी है ये नहीं है। सर फोर्थ पार्ट क्या है, अदर डिवीजन क्या है फोर्थ पार्ट? हाँ, 4 पार्ट है वही अदर एक्सपेंडिचर या अदर कुछ भी, ठीक है। ठीक है। तो ये मोटा मोटा अकाउंटिंग समझ में आया आपको, है ना? आगे बढ़ जाए, चलिए। हम्म। तो एक अच्छा क्वेश्चन सर, हमने क्या इसको पढ़ा? एक बार, हाँ, सर एक बार प्लीज इसको रिकैप कर दीजिए ना, कि एक मंथ से पहले मिल जाता है तो अपन डाल देते हैं, फिर एक मंथ में नहीं मिलता है तो 799 के MW में डाल देते हैं। हाँ, हाँ, तो लेकिन फिर मिल जाए, एक महीने के बाद फिर मिल जाए, 799 से उठाएंगे, फिर से उसको डाल देंगे 0059 के 800 में, अदर रिसीट में, ओके ठीक है। है कि नहीं? जैसे एक महीने तक नहीं मिला तो आपको तो दिखाना ही पड़ेगा ना आपका खर्चा, ठीक है। तो वो आप उसको दिखा दिए कि मेरे से इतना स्टॉक चल गया, हमको माल नहीं मिला, समझ सर गए? पूरा ऑडियो तो हाँ, बोलिए, पूरा ऑडियो गया। क्या हो और गया? सर अगर अगर मिल गया, मान लीजिए शुरू में मिल गया, तो आप एक बार बताना उसमें किस में डालते हैं अपन, पूरे हेड सर वही बिगिनिंग से। ये देखिए 0059 00800, ये है 0059 00800, इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें क्या कर दिया? ठीक है। क्रेडिट, है ना। ये जब पहली बार मिला, मतलब तुरंत मिला, तुरंत मिले पैसे, हाँ ठीक है। अब एक महीने के अंदर ना मिले, ठीक है, नहीं मिले, अब क्या करेंगे भैया? पैसे मिले नहीं है ना, तो अपन ने क्या किया है? सेल्स ऑन क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या कर देंगे भैया, देख लीजिएगा, 2059 00799 MWA पार्ट 1, ठीक है। इसमें क्या कर दिया हमने? क्रेडिट नहीं करेंगे, इसमें हमेशा डेबिट ही होता है ना, ये खर्च है हमारा। हाँ, इसमें डेबिट होगा। हाँ, और फिर आपका पैसे मिल गए बाद में, 2 महीने के बाद मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जब मिले पैसे, अब क्या करेंगे भाई? 2059 00799 MWA पार्ट 1 माइनस डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको कर देंगे? फिर से इसी को 800 0059 00800 क्रेडिट, क्लियर? यस सर, अल्टीमेटली यस सर। क्रेडिट उसको ही होना है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? हाँ, और सर इससे हम यूं भी पता लगा सकते हैं कि ये शुरू का 0059 है, ये रेवेन्यू रिसीट है, तो यही 800 में लेके जा रहा है, क्रेडिट मतलब बिल्कुल। इससे क्रेडिट कर रहे हैं। और 2059 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो 799 में लेके जाएगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंडिचर है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट में दिया है, अभी हमारा खर्चा हो गया, हमको माल मिला नहीं है, ठीक है, ओके सर, ओके। है ना। तो अभी शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था? क्वांटिटी अकाउंट। क्वांटिटी अकाउंट वो था जब तक वो डिवीजन नहीं पहुंचा, और जो चीज आपका डिवीजन में मेंटेन हो रहा है वो है वैल्यू अकाउंट, समझ गए? तो अब देख लीजिए भाई, आपका क्वांटिटी अकाउंट हमने बता दिया, तो वैल्यू अकाउंट क्या क्या है? वैल्यू अकाउंट है आपका, वैल्यू अकाउंट वो क्या क्या है? तो वो है समरी ऑफ इंडेंट, है ना, मैंने फॉर्म 10, ठीक है। और PSL प्राइस स्टोर लेजर, है कि नहीं, फॉर्म 12, ये सब वैल्यू अकाउंट है। वैल्यू अकाउंट क्यों है? क्योंकि इसमें उसकी कीमत भी लिखी जाती है हर हाल में,
समझ गए? अच्छा थर्ड, और हाँ इसी के थर्ड आधार कॉपी से इन दोनों की एंट्री होती है ना सर, थर्ड कॉपी से इन दोनों की हाँ। एंट्री नहीं होती, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थर्ड कॉपी से एंट्री होगी, थर्ड वो भी कॉपी तो ऑफ होता है इंडेंट। समरी ऑफ रिसीट। हाँ 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 10 और 12 दोनों। हाँ, ठीक है ना। तो थर्ड कॉपी ऑफ इंडेंट से इसकी हुई एंट्री और यहीं से आपका पेमेंट हो रहा है। नहीं, ये तो पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ तो रिसीट हो रहा है ना। जीआरएस की बात करते हैं, ठीक है। ये तो आपका ये हुआ, ये आपका रिसीट का मामला बनेगा ना, ये पेमेंट का मामला थोड़ी है आपका, ये रिसीट का मामला है। इंडेंट से आपको पैसा क्या खर्च करना पड़ता है कि मिलता है इंडेंट ना? का पैसा मिलता है। इंडेंट आप क्लेम करते हैं पेमेंट के लिए। अच्छा, हाँ सप्लाइंग डिवीजन को मिलता है, इंडेंटिंग डिवीजन का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हाँ, अपने तो वही स्टॉक, मेरे पास स्टॉक है तो हम स्टॉक के नजरिए से देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने को इनकम होगी। अपने को तो मिल रहा पैसा, है ना। अब जीआरएफ गुड रिसीव सीट किसमें है भैया? 8A में ना। हम्म और फिर इसके आधार पे भी पीएसएल मेंटेन किया जाता है, वो 12 में, ठीक है। हम्म बिन कार्ड का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बिन कार्ड आपका स्टोर्स में मेंटेन होता है, और जब बिन कार्ड भर जाए तो उसका जो बैलेंस है एक नए कार्ड, खाली कार्ड में ओपनिंग बैलेंस में एंट्री कर ली जाती है, भरा हुआ बिन कार्ड डिवीजन में भेज दिया जाता है रिकॉर्ड के रखने के लिए, समझे। स्टोर्स में बिन कार्ड संभाल के नहीं रखा जाता है, बिन कार्ड हमेशा डिवीजन में रखा जाता है। स्टोर्स में हमेशा केवल वही बिन कार्ड रखा जाता है जो ऑपरेशनल नहीं है। क्लियर? नहीं सॉरी, जो ऑपरेशनल ऑपरेशनल है, क्लोज नहीं। जो ऑपरेशनल हाँ है, हाँ ऑपरेशनल है, हाँ हाँ, है ना। तो ये आप में मामला समझा। अब गुड रिसीव सीट से हमें मिला, आइटम मिला, मिला ना। अब अपन क्या करेंगे, सप्लायर को पेमेंट करेंगे। क्लियर है? हम्म, अब देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वैल्यू अकाउंट। क्यों पढ़ रहे हैं वैल्यू अकाउंट? वैल्यू अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें उसकी कीमत भी लिखी जाती है, और क्वांटिटी अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें उसकी कीमत नहीं लिखी जाती है। डिटेल काउंट लिखा जाता है, वेटमेंट लिखा जाता है, मेजरमेंट लिखा जाता है, लेकिन कीमत नहीं लिखी जाती। क्लियर? अच्छा सर, इससे एक क्वेश्चन है कि समरी ऑफ इंडेंट डिवीजन में मेंटेन होता है क्योंकि वैल्यू अकाउंट डिवीजन में होता है, पीएसएल भी डिवीजन में मेंटेन होता है, ठीक है। क्या जीआरएस भी हम डिवीजन में मेंटेन करते हैं? ना, समरी ऑफ रिसीट। ये आपने जीआरएस समरी लिखा ऑफ है ना रिसीट, सर? हाँ समरी ऑफ रिसीट 9, ठीक है। ओके। चलिए हाँ, अब क्या हुआ अच्छा इसका कि मतलब हमने, एक सेकंड हाँ सर, जीआरएस तो वही होता है ना सब डिवीजन में ही? हाँ हाँ, वो एक सीट है। और हाँ जानते ठीक हैं है। जीआरएफ के बारे में लिखा हुआ है कि जीआरएफ इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड। ये आपको पूछा जाएगा, जीआरएफ इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड, समझे। ये ठीक वैसे ही जैसे कि वर्क में मेजरमेंट बुक का है, यस सर। डिवीजन में पेमेंट के मामले में कैश बुक का है, समझे। जीआरएफ को मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड कहा गया है, यानी कि ये जब भी कोई केस मुकदमा हो जाएगा आपको जीआरएफ ही शो करना होगा एज अ प्रूफ। अगर जीआरएफ आपने घुमा दिया तो इसका मतलब है कि धोखाधड़ी में आप खुद भी शामिल है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया, अब ये हमको पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हमने आइटम रिसीव किया है, किया कि नहीं किया है। सप्लायर तो पेमेंट क्लेम करेगा ना, और आपको तो पता ही है कि पेमेंट हमेशा बिल के अगेंस्ट में होता है कि नहीं होता है। यस सर। दूसरी बात, कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, नो कैश पेमेंट, ये भी आप जानते हैं, चैप्टर 6 में पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, में सर ये भी चलिए है आप ना कुछ कि नहीं बोलेंगे। कुछ लिमिट तक कैश दे सकते हैं, कितना लिमिट क्या? तक कैश दे सकते हैं, कितना लिमिट तक कैश दे सकते हैं, कितना लिमिट तक कैश? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कितना लिमिट तक आप कैश दे सकते हैं ऐसा नहीं है। कैश पेमेंट 7.2.18 पढ़िए जरा, 7.2.18।
मैं पढ़ देता हूँ। कैश पेमेंट शुड नॉट बी मेड फॉर स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इन चैप्टर 4 ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल। तो अब आप चैप्टर 4 ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल उसमें घुसेड़िए और क्या, ठीक है। तो जिसको अगर पता है तो बताइए कैश कितना पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, बोलिए। नहीं पता? नहीं पता तो जो वीडियो देखने वाले हैं, हाँ बोलिए सर 100 रुपए तक ठीक है। तो जो वीडियो देख रहे 100 हैं, रुपया मुझे 100 रुपया है। ओके, जो वीडियो देख रहे हैं इनके आंसर को वेरीफाई कीजिए, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं तो यस कीजिए, गलत बोल रहे हैं तो सही रकम भरिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं खुद ही वेरीफाई कर दूंगा। कैश पेमेंट नहीं करना है, हाँ, चेक से पेमेंट करना है, बहुत साधारण सी बात है। बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है। और कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं या ऑफिसेस होते हैं जिनको कि परचेज में मास्टरी नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, DGSND, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिसबर्समेंट, यही है क्या DGSND का फुल फॉर्म, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड, ये डी का मतलब क्या है, डिसबर्समेंट। चलिए मान लीजिए यही होगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डिवीजन थोड़ी होगा, जबरदस्ती डिवीजन। इनके पास में एक पाव है जिसका नाम है पाव सप्लाई, ठीक है। आपको क्या करना है भैया, आपको चुपचाप से सारा पैसा उठा के पाव को दे देना है, ठीक है। पे टू पाव सर डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल है, राइट, हाँ बिल्कुल सही, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डिस्पोजल है ये, ठीक है। थैंक यू। चुपचाप क्या कीजिए, पैसा उठा के पाव को दे दीजिए, और पाव क्या करेगा भैया, सप्लायर को देगा, ठीक। सप्लायर को पेमेंट जब पाव करता है तो उसमें 98% पेमेंट रेलवे रिसीट के आधार पे किया जाता है। देखिए R&R लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा R.R एटसेट्रा, प्रूफ ऑफ डिस्पैच दैट इज RR, है ना। 98% जो पेमेंट होता है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ प्रूफ ऑफ डिस्पैच, और डिस्पैच के बगल में R.R लिखा हुआ है, वो है रेलवे रिसीट, ठीक है। अब क्या होगा कि वो आइटम आपके डिवीजन में पहुंचा, डिविजनल ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सेक्शन ऑफिसर को ऑथराइज किया हुआ है, वो उसको रिसीव करेगा। रिसीव करेगा तो क्या क्या देखेगा, ध्यान से याद कीजिए, GRS में क्या चढ़ा रहे थे, वेटमेंट, मेजरमेंट, डिटेल काउंट, क्लियर, इतना सब कुछ देख लेगा, और जब सेटिस्फाई हो जाएगा केवल तभी वो रिसीविंग देगा, अन्यथा नहीं। और अगर उसने रिसीविंग दे दिया उठ पटांग और मटेरियल पहुंचा या पाया गया कम, तो ये माना जाए कि इसने बदमाशी की है। इसीलिए जो आइटम रिसीव करता है बहुत केयरफुल रिसीव करता है, ठीक। इतने पे ही संतोष नहीं होना है, उसके बाद में किसी दूसरे सेक्शन ऑफिसर को या असिस्टेंट इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर को इंस्पेक्शन करने के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है। AG ऑफिस में भी और तमाम जितने ऑफिसेस हैं सब में परचेज का प्रक्रिया यही है। तो फिर वहां क्या होता है, एक दूसरा अधिकारी नियुक्त होता है और वो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है और सर्टिफाई देता है, आई हैव फिजिकली वेरीफाइड ऑन सो एंड सो डेटेड एंड ऑल आइटम फाउंड करेक्ट एंड वेल इन कंडीशन, मतलब कि तो गिनती में सही पाया गया और कंडीशन में भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा पाया गया। अगर कोई आइटम उसको टूटा फूटा पाया जाता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है, ठीक। फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, अब उसके बाद में उसका गुड रिसीव शीट में चढ़ेगा, बिन कार्ड में चढ़ेगा, और गुड रिसीव शीट, बिन कार्ड रख लिया जाएगा, बिन कार्ड नहीं भेजा जाएगा ऊपर, गुड रिसीव शीट को ऊपर भेजा जाएगा, ठीक। और गुड रिसीव शीट ट्रिप्लिकेट में बनता है, उसमें से एक कॉपी रहेगा स्टोर के पास और 2 कॉपी भेजा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 कॉपी भेजा जाएगा ऊपर, ठीक है। ऊपर किसके पास, डिवीजन के पास, उसमें से एक कॉपी डिवीजन अपने पास में रखेगा और उसी के आधार पे समरी ऑफ रिसीट बनाएगा फॉर्म 9, उसी के आधार पे प्राइस स्टोर लेजर भरेगा फॉर्म 12, है ना। और उसका एक कॉपी दे देगा पेमेंट के लिए उसको, किसको, सप्लायर को, कि हम आपका इतना पेमेंट एक्नॉलेज करते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं। तो सप्लायर बोलेगा हाँ दे दो, जितना आप मान रहे हैं उतना, क्योंकि हो सकता है वो बिल में क्लेम करेगा ज्यादा, हो सकता है डिवीजन उसका पेमेंट कम करे,
ऐसा कभी नहीं होता है कि बिल में क्लेम किया कम और डिवीजन पेमेंट ज्यादा करे, समझ गए। जबकि ऐसा हुआ है, फिर से हम बताते हैं आपको, ये एक हंसी वाली बात है लेकिन सच है कि आइटम मिला ज्यादा, माने 100 आइटम हमने क्लेम किया था, आइटम मिला 104, लेकिन पेमेंट चूंकि उसने क्लेम 100 आइटम का किया था, हमने पेमेंट 100 ही आइटम किया है, चाहे हमें 4 आइटम फाजिल मिले हो, समझ गए। तो वो जो 4 आइटम फाजिल मिले हैं उसका भी जुगाड़ है, हम आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हमने लिखा था, याद कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन स्टॉक, लिखा था कि नहीं लिखा था, बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ वो वहां जाएगा, अभी तुरंत बताऊंगा मैं, ठीक है। खैर, तो अभी आपको क्या पता चल गया कि ये आपका, अगर डीजीएस एनडीसी आप परचेज करते हैं तो आपका 98% जो है वो केवल वहां से भेज देगा, और 2% रेलवे रिसीट के माध्यम से वो उसको 2% जो है वो आपको देगा एक्चुअल में, जब आपका अपने डिपार्टमेंट का जो डिवीजन है और उसके बाद वो भेजेगा पाव को। ये हमेशा पाव टू पाव ट्रांजेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि आपका डिवीजन है रांची, ठीक, तो यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी रांची है, तो सीपीडब्ल्यूडी रांची के स्टोर में आया वो आइटम, किससे आया, रेलवे रिसीट के बाद रेलवे से आया, डिलीवरी हुआ, आपके स्टोर में आया, स्टोर में सारी प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया होने के बाद में फिर उसने डिवीजन को भेजा, डिवीजन ने उसको वेरीफाई करके पाव को भेजा, ठीक है। क्योंकि पाव आपका पाव माने पाव ऑफ सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है, पाव ऑफ सीपीडब्ल्यूडी, आपका पाव जो है वो जब पाव सप्लाई को इंटीमेट करेगा कि हाँ हमको मिल गया आइटम वेल गुड कंडीशन में, तब 2% रिलीज करेगा। द बैलेंस पेमेंट ऑफ 2% विल बी मेड टू द सप्लायर बाय पाव सप्लाई ऑन रिसीट ऑफ कंसाइनी रिसीट एंड इंस्पेक्शन नोट। तो यहाँ पे 2% कंसाइनी कौन है, पाव सीपीडब्ल्यूडी, समझ गए। तो आपको कब मिलेगा भाई, माने सॉरी, पाव सप्लाई जो है सप्लायर को पेमेंट कब करेगा, ऑन रिसीट ऑफ ए कंसाइनी रिसीट, कंसाइनी रिसीट आप समझिए होंगे कि किसने रिसीव किया, और बी इंस्पेक्शन नोट, इंस्पेक्शन नोट समझ में आया कि नहीं आया, वो जो सेकंड ऑफिसर को इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा जाता है कि जाइए चेक कीजिए कि ठीक ठाक है कि नहीं, और फिर वो जो अपना सर्टिफिकेट देते हैं वही है इंस्पेक्शन नोट। तो दोनों कीवर्ड आपको मामला समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। यस सर, है ना। ये सब के सब कौन से अकाउंट थे आपके, ये सब के सब आपके वैल्यू अकाउंट्स थे। क्वांटिटी अकाउंट वो जो जिसमें रुपए नहीं लिखे होते हैं, वैल्यू अकाउंट्स वो जिसमें कि आइटम भी लिखा होता है और वैल्यू भी लिखी होती है। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया है, और हम लोगों ने कौन से फॉर्म देख लिए हैं, फॉर्म 7, 7, 8, 8, 9 देख लिया, 10 भी देख लिया, 11 तो हाफ ईयरली रिटर्न है ना, 12 भी पीएसएल में देखा है, 13 भी देखा, और वो क्या था, 13 था टीएनपी रिसीव शीट, है ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब फॉर्म हमें देखने बाकी है। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था इशू रेट, ठीक है। इशू रेट के अलावा था आपका सेकेंड वाला कौन सा था, इशू रेट के अलावा स्टोरेज चार्जेस, और था वो आपका हैंडलिंग एंड अदर इंसिडेंटल चार्ज, ठीक है। चलिए, इशू रेट के बारे में जो सबसे अलग बात आप लोगों को पता चलेगी अभी, वो ये कि जैसे ही गुड रिसीव शीट से आइटम हमने रिसीव किया और उसका हमने अपने गुड रिसीव शीट और बिन कार्ड में एंट्री कर ली, ठीक, उसी समय एट द सेम टाइम हम लोगों ने उसका इशू रेट भी फिक्स कर दिया। मान लीजिए कि आपका आइटम इस दरवाजे घुसा और अभी आपका इंडेंट पड़ के तैयार है, समझ गए, हो सकता है उसमें अप्रूवल भी मिल चुका हो, और उस दरवाजे निकल गया। तो जिस दरवाजे आपका आइटम जिस रेट में घुसा है, पेमेंट करवो मत कीजिए, कोई बात नहीं है, खाली आपने उसको अप्रूवल दे दिया, पेमेंट तो डिवीजन में करता है जी, और आपका पहले से वहां पे तैयार लगल है, बिन कार्ड में एंट्री मारिए, बिन कार्ड में इधर का एंट्री मारिए और जाकर के उसको दे दीजिए। तो उसको जो दीजिएगा तो उसका रेट तो पहले से तय रहता है ना। तो कैसे तय होता है भाई, वो आपका बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर तय हो जाता है, समझ गए, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में उसको तय कर दिया जाता है, और फिर जैसे ही वो आइटम एंट्री करता जाएगा बस उसमें उसका इशू रेट चढ़ाते जाएंगे,
समझ गए? और उसी इश्यू रेट के आधार पे उसका पेमेंट भी रिसीट होता है हमारा। हम इश्यू करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा ना, तो उसी रेट के आधार पे हमको पैसा मिलता भी है, राइट। इसको आप देख लीजिए 7.2.20 में लिखा हुआ है द इश्यू रेट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ स्टॉक शुड बी फिक्स्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, इसी में जैसे ही आपका आइटम रिसीव होता है वैसे ही आपको इश्यू रेट उसको 7.2.19 जरा देखिए तो 7.2.19 देख रहे हैं क्या लिख रहा yes, है? sir. क्या लिख रहा है मैडम? An issue rate is assigned to each new article as to be brought on stock. This rate is fixed जैसे on ही आपका स्टॉक में घुसा, हाँ, फिक्स्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट the cost to be charged to work on which the material are to be used should approximately equal the actual cost of the store, and there may be no ultimate profit or loss in the stock account. It should provide beyond the original price paid, and cost of carriers, etc. for the store charges are defined in paragraph 2.1.1. देखिए, एक्चुअल में हम लोग जो स्टॉक इशू करते हैं वो 3 तरह से इशू करते हैं। ऐसे तो बहुत सारा तरह आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको 2 ही इशू करना है, ठीक है। तो उसमें एक अपना काम है ना, माने, और एक दूसरे ऑफिस का। तो दूसरे ऑफिस का नहीं लिखते हैं, दूसरी पार्टी का, ठीक है, दूसरी पार्टी का, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अपने काम में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, ये ना कहेगी। तब आप कहिएगा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, तो इस इशू रेट में आप उसको स्टोरेज चार्ज और इंसिडेंटल चार्ज काहे इंक्लूड कर रहे हैं? इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि वो हमारा खर्चा है, और जब आप उसको इंक्लूड करके जब आप उससे पैसों मांगते हैं तो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो नो लॉस है, समझे? यस सर। तब आप कहिएगा अगर नो लॉस है तो सुपरविजन चार्ज इंक्लूड काहे नहीं करते हैं अपने काम के मामले में, ठीक है। और अपने काम के मामले में तो है ही, राइट, अपने गवर्नमेंट के मामले में भी है। एक्चुअली 3 समझिए, ये तो अपना काम माने अपना डिवीजन है ना, ठीक, और दूसरा ऑफिस सेम गवर्नमेंट, ठीक है। और थर्ड हो गया आपका, वो हो गया दूसरी पार्टी, माने प्राइवेट भी और दूसरा गवर्नमेंट भी शामिल है, ठीक। तो मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आपका इशू रेट के साथ में स्टोरेज चार्ज, इंसिडेंटल चार्ज वो इसलिए इंक्लूड करना पड़ता है क्योंकि वो नो लॉस में आपका आता है, ठीक है ना। और उसमें आप क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? सुपरविजन चार्ज। तो सुपरविजन चार्ज को इसमें इंक्लूड क्यों करते हैं, इसमें क्यों नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि एक ही गवर्नमेंट आपको भी तनख्वाह देती है, एक ही गवर्नमेंट दूसरे ऑफिस के एम्प्लॉय को भी तनख्वाह देती है। जब तनख्वाह देती है, इस आपको तो पता ही कि सुपरविजन चार्ज जो है वो तनख्वाह वाला ही मामला है। अच्छा, एक और मस्त में बात बताता हूँ आपको। इशू रेट में आपको ये तो पता ही है कि आपका परचेज रेट, उसके बाद में स्टोरेज चार्ज, उसके बाद में इंसिडेंटल चार्ज और सुपरविजन चार्ज सब इंक्लूडेड है, ये तो पता ही आपको। मजेदार बात यह है कि सबका एक फॉर्मूला डिसाइडेड है और सब कुछ परसेंटेज बेस पे इंक्लूड होता है, केवल और केवल सप्लाई रेट को छोड़ के, समझे कि नहीं? आप सप्लाई रेट भी नहीं होगा, सप्लाई कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो जो आइटम आपको जिस कॉस्ट में सप्लाई किया गया है उसको छोड़ दिया जाए तो आपका स्टोरेज चार्ज भी परसेंटेज पे होता है, इंसिडेंटल चार्ज भी परसेंटेज पे होता है। हालांकि उसका परसेंटेज क्या होगा वो फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है, और उसके लिए CPWD मैन्युअल में अलग से प्रोविजन दिए गए हैं, उसको हम लोग फिलहाल नहीं जानेंगे। लेकिन सुपरविजन चार्ज फिक्स रहता है, वो 10% है, समझ गए? जब दूसरी पार्टी को आप देते हैं, हाँ बोलिए सर। मैं पीछे का पूछ रहा सर, आप ये अभी इशू रेट में सर आपने बोला कि ना फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में उसको हम फिक्स कर देते हैं। अब प्राइस इक्विलिब्रियम आप स्टोर्स में ऐसा बोलते हैं कि वहां पर उसको अपडेट करते रहना है और करेक्शन स्लिप के माध्यम से उसको अपडेट करते रहना है। तो इसका मतलब ये है कि इशू रेट जो फाइनेंशियल ईयर में फिक्स हो गया है ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा। बिल्कुल 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 होता रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं।
तो सर ऐसे कैसे हो जाएगा कि इस गेट से माल आया और दूसरे गेट से हमने उसको इशू कर दिया, तो फिर वो तो फ्लक्चुएट होगा ना। करंट अभी अभी जो हमने माल मंगाया हो सकता है नए रेट पे आया हो, ठीक है, तो उसका रेट उसका कुछ तो फ्लक्चुएट उसका उसका एक्सरसाइज इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो इसी तरीके से फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसी वजह से। मतलब कि केवल और केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उसका इशू रेट चेंज करने का पावर नहीं है, कमिटी बैठी जाएगी, ये सब कुछ होगा। अच्छा, इशू रेट के बारे में ये भी कहा गया है कि उसका एक डिवीजन एक सब डिवीजन से दूसरे सब डिवीजन में भी सेम होगा कोई जरूरी नहीं है। मतलब इसमें बहुत सी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज करने लग जाएंगी कि दो अलग अलग सब डिवीजन में भी इशू रेट अलग अलग पॉसिबल है, लेकिन आमतौर पे यूनानिमस इशू रेट को अडॉप्ट किया जाता है। अब आप बताइए दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है? दोनों सही है, लेकिन हकीकत क्या है, प्रैक्टिकल क्या है? यूनानिमस इशू रेट ही रहता है। अब आप कहिएगा कि दो सब डिवीजन में, हाँ थोड़ा बहुत दो सब डिवीजन में ऐसा, हाँ थोड़ा बहुत होता है। कहने का मतलब दो सब डिवीजन में अगर आप कहिएगा कि सर इशू रेट चेंज कैसे होगा या क्यों होगा, तो ऐसा बिल्कुल इमेजिन मत कीजिए कि दोनों का दोनों सब डिवीजन रांची में है, समझे? रांची जिला में हो सकता है, लेकिन रांची जिला इतना बड़ा है कि एक सब डिवीजन तो डिवीजन के ठीक बगल में है और सप्लायर का गोदाम बगल में है, और दूसरा सब डिवीजन है कम से कम 180 किलोमीटर दूर। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। उसी को कहा गया कैरेज चार्जेस। अच्छा, रोड खराब है, ठीक, और सामान ऐसा है कि वो तो या तो भीग सकता है तो खराब हो सकता है, या तो ले जाने में वो टूट सकता है। टाइल को पकड़ लीजिए, टाइल का आप जो भी गोदाम घुस जाइए, दुकान में मत जाइएगा, दुकान में आपको बढ़िया बढ़िया पीस दिखाते हैं, ठीक है, गोदाम चल जाइए, हम गोदाम खिलाते हैं, तो टाइल का गोदाम चल जाएगी, टूटा हुआ टाइल भरा पड़ा मिलेगा आपको, उसको कहते हैं इंसिडेंटल चार्जेस। पत्ते ही नहीं चलेगा कितना टाइल टूट गया। जितना लंबा दूरी का ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ही इंसिडेंटल चार्ज भी बढ़ जाता है, समझ गए? लेकिन वो इतना माइनर होता है कि उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। क्लियर? हाँ सर, इशू रेट में आपने 3 चीजें बताई, परचेज प्राइस, कैरियर चार्जेस और स्टोर चार्जेस। लेकिन अगर दूसरे किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को देते हैं तब सुपरविजन चार्जेस इंक्लूड होता है, दैट टू 10%। हाँ, लेकिन केवल दूसरा गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट पार्टी भी। हाँ, प्राइवेट पार्टी, इवन आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भी प्राइवेट पार्टी होती है। क्लियर है? यस सर। चलिए, इसमें एक चीज और बताया गया है कि इशू रेट और मार्केट रेट में आपस में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रहता है, ठीक है। इसको लेकर के आपका जो डिटेल बताया गया है वो 10.3 में बताया गया है। मतलब हम लोग जब 10.3 में घुसेंगे तब मार्केट रेट को लेकर के हम लोग इसका कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी मार्केट रेट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी हम लोग मार्केट रेट को थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऑफ स्टॉक या ऑन स्टॉक जो भी होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, कैसे प्रॉफिट हो सकता है भैया। अभी हमने आपको बताया कि 100 आइटम मंगाया और 104 दे दिया, तो 4 आइटम का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर प्रॉफिट हुआ बिल्कुल, ठीक है। दूसरा और बता दो प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो चेंज इन रेट, ठीक है। जब आपने उसको सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया था, ठीक, तब आपने जो एस्टिमेट बनाया था उससे केवल 10 पैसा भी अगर रेट घट गया सप्लाई के टाइम पे, ठीक है, तो वो जो है वो आपका चेंज इन रेट में कंसीडर हो जाएगा, तो वहां प्रॉफिट हो जाएगा। या आइटम आपने जब इशू किया उसका रेट बढ़ गया मार्केट रेट, और आपको मार्केट रेट से एडजस्ट करते रहना साल भर, आपने तो पढ़ ही लिया है, वहां भी प्रॉफिट हो गया। मतलब प्रॉफिट 2 तरीके से हो सकता है ना, चेंज इन रेट से भी हो सकता है और किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, लॉसेस कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बताया। लॉसेस रिट्रेंचमेंट कैसे हो सकता है, वो इंसिडेंटल चार्ज में टूट फूट गया, सड़ गया, जम गया, सीमेंट जम जाता है ना, लोहा जंग लग गया, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ, देखिएगा ध्यान से, है ना, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तब आप क्या करेंगे, और लॉस हुआ तब क्या करेंगे। लॉस होगा तो बहुत साधारण, 799 MWA
ठीक है, पार्ट 3 और उसके नीचे पार्ट 3 है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको डिपॉजिट में डालते हैं कि एक मिनट चेक कर लीजिए, प्रॉफिट अगर हुआ तो नहीं, एक मिनट रुक जाइए जरा। अगर प्रॉफिट हुआ तो कहाँ डालेंगे? रिवीजन ऑफ रेट, ना शुड बी वर्कड आउट प्रोफार्मा अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रेवेन्यू रिसीट, यही तो बात है। ठीक है, वर्कड आउट इन प्रोफार्मा अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। ठीक है, ऑब्लिक में कैपिटल भी लिखा है क्या? एज अ रिसीट ऑन कैपिटल अकाउंट। हाँ बिल्कुल, तो रेवेन्यू रिसीट नहीं है ये, ठीक है, यह है एज अ रिसीट इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या है? रेवेन्यू माने आमदनी होता है, लेकिन ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये समझ गए? ये सर समझ नहीं आया, लास्ट वाला क्या कहना चाह रहे हैं आप? एज अ रिसीट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू रेवेन्यू और एज अ रिसीट और चार्ज ऑफ एज लॉसेस ऑन स्टॉक। यानी क्या है यार? नहीं सुनिए, ये और है, ठीक है, ये और है। तो ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ये और है, रेवेन्यू और एज ए रिसीट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है और कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, ठीक है। हम इसको फिलहाल रेवेन्यू रिसीट के तौर पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और डेबिट क्यों दे रखा है? रेवेन्यू और डेबिट टू द माइनर वर्क, ये पैराग्राफ से डाउट है, एक बार अच्छे से क्लियर करना कर लिया। वो लॉस के मामले में दिया है, लॉस ऑन स्टॉक, वो लॉस के मामले में है, ठीक है। एक और चीज रह गई थी, वो इंडेंट के बारे में तो मैंने बताया था कि जब आपको पैसा नहीं मिला तो क्या किए। रिसीट के बारे में बताना भूल गए थे, ठीक है, कि अगर आपने उसको पैसा एक महीना के अंदर दिया नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है, या वो लेने नहीं आए तो क्या करेंगे। जैसे आपको क्या बताया था मैंने कि थर्ड कॉपी में आप रिसीट करेंगे, समरी ऑफ रिसीट 9 में, पीएसएल 12 में, और फिर सप्लायर को पेमेंट करेंगे, ये तो बताया था मैंने आपको, है ना। अगर सेम मंथ में पेमेंट लेने ना आए, ठीक है, इफ नॉट पेड, ठीक है, इन सेम मंथ, सेम मंथ का मतलब 1 मंथ, समझिएगा ना, ऐसे लिखा हुआ आपका 1 मंथ, तब आप क्या करेंगे भाई, 8658000129 MPSSA, समझे। मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट आपने किया है, मटेरियल परचेज किया है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, और आपको उसका सेटलमेंट करना था पर आपने किया नहीं है, इसलिए ये दूसरा जो एस है वो सस्पेंस है, इसीलिए आपने इस सस्पेंस में डाल दिया। और फिर इसमें आपने डाला है तो आपने क्या किया है, इसमें 8658 में आपने किसी को मटेरियल रिसीव किया है ना, तो आपने रिसीव किया है मटेरियल, तो आपका ये क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। और जब आप इससे पे करेंगे, आपको पे करना है जी, इसमें हो जाएगा माइनस क्रेडिट, ठीक है, और पेमेंट के फिर पेमेंट में आ जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक में फिर कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा 2059000799 स्टॉक, फिर डेबिट। इसको सर दोबारा बताना, सर एक बार दोबारा बताना प्लीज। देखिए, आपको अगर स्टॉक रिसीव करते हैं तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, स्टॉक अगर कुछ रिसीव करते हैं तो डेबिट करते हैं, ठीक है, हाँ, है ना।
अभी आपने क्या किया कि आपने पेमेंट नहीं किया है, तो 8658000129 में आपने क्रेडिट किया, ठीक है। ठीक है। और फिर एक महीने के बाद ये हाँ, बोलिए, 8658 क्या था सर? सस्पेंस था क्या 8658 खुद? सॉरी। मेजर रेट सस्पेंस। अच्छा, हाँ। 7999 799 माइनर रेट सस्पेंस को याद करते करते मेजर रेट बड़े भाई को भूल गई। अरे वाह, ठीक है ये सर। बड़ा भाई सस्पेंस है ना। तो बड़े भाई सस्पेंस का 129 जो है छोटा भाई एमपीएसएस से है हाँ। है ना। और इसमें आपने क्या किया था पहले क्रेडिट, अब इसको माइनस क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे इसको। सर एमपीएसए से जो ऑलवेज ये क्रेडिट अकाउंट है ना ये? हाँ हाँ, ये भी कहीं था। किसने पूछा ये क्वेश्चन? सस्पेंस में था ये। यस, ये ऑलवेज क्रेडिट इसी से वहाँ पे माने। यस, बहुत अच्छा दिला दिया। एमपीएसए से भूलना नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। अगर क्लियर करेंगे माइनस क्रेडिट, कभी डेबिट नहीं देंगे। हाँ, इसी से उसमें ऑलवेज माइनस क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गई बात। यस सर। यही एक चीज रह गया था, यही एक चीज रह गया था, ठीक है सर, तो इसकी सर, वजह से हमको लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है। बोलिए बोलिए सर, कई बार क्वेश्चन आता है इशू रेट कैलकुलेट करने का, मतलब बहुत सारा दिया रहता है और उसको सॉल्व करने का रहता है कि क्या क्या उसमें लेना है इशू रेट के। अमूमन सुपरविजन चार्ज को छोड़ दीजिएगा, इंक्लूड मत कीजिएगा। और सर ये टेस्ट हो आप जो है ऐप में उसका कुछ होगा क्या? कौन सा वाला? ये आपका जो टेस्ट है, टेस्ट जो आप में जो आपका जो ऐप है टीचमेंट में टेस्ट का कुछ? हाँ, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मामला समझ में आया कि नहीं आया तो बताइए। आ गया ना? हाँ हाँ, इसमें एक चीज रह गया है, कौन सा वाला बताऊं? 8658000107 कैश क्या बोलेगा? कैश सेटलमेंट सस्पेंड अकाउंट CSSA, कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। पर आपको ये तो पता है कि ये सभी ऑफिसेस के साथ में नहीं होता है। CPWAD का केवल 2 ऑफिसेस के साथ में होता है। किसके साथ में? डिफेंस और सेक्रेटरी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। हाँ वही सेंट्रल लगाना बोल और डिफेंस होता है ना। यस सर। वहाँ ये ऑपरेट नहीं होता है। अच्छा सर, ये फिर किस नेचर का होता है? जैसे एमपीएसएस एक क्रेडिट नेचर का होता है, वैसे ये दोनों नेचर होता है? ये दोनों नेचर होता है। और ये डेबिट, ऑलवेज डेबिट है। क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी होता है। नहीं सर, और ऑलवेज डेबिट कौन सा होता है सर? ऑलवेज डेबिट MWA क्या सर? नो 799 यस यस, ओके। हो गया? अच्छा, चलिए, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऑलवेज डेबिट, हाँ। तो आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे और यूट्यूब पे, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब इतना मुझसे रिक्वेस्ट करवाइएगा, अच्छी बात नहीं है सर। मैं सब्सक्राइब करके ठीक है। हाँ, करते रहता हूँ। अपने एक ही चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, फिर अनसब्सक्राइब करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच।